दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है। मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठूंगा। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया। मेरा बैंक अकाउंट खाली है। हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया। अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं। झुग्गी के अंदर नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में भागना। गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे। अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी पूरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं, कोई भविष्य नहीं। केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करने हैं। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था। अपने असूलों के लिए इस्तीफा दिया था। किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज के तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, अपने आप छोड़ी थी। न पद का लालच है, न दौलत का लालच है। केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है। देश के लिए कुछ करने के लिए आए। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है, ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के लोग अपने आरोप लगाए। कोर्ट से हमको बेल मिल गई। उसके बाद आज की तारीख में, आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष। हम कोर्ट के बहुत, कोर्ट ने हमें बेल दे दी। अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा ये 10 साल चलेगा। कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में, जनता की अदालत में आया हूं। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा।
महाराष्ट्र की राजनीति इस समय पूरे देश में सबसे जटिल है। यहाँ राजनीतिक दल और नेताओं की नीयत को समझना टेढ़ी खीर है। किसके मन में क्या चल रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अभी मुश्किल से 2 महीने पहले ही महाविकास अघाड़ी को हरा महायुति गठबंधन ने फिर से सरकार बनाई थी। शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी की नई सरकार में शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे को बहुत मुश्किल से मनाया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना शायद रास नहीं आ रहा है। वो अनमने ढंग से सरकार के साथ शपथ ग्रहण समारोह से ही वो सामान्य नहीं दिख रहे हैं। पिछले दिनों कई बार वो प्रदेश कैबिनेट की बैठकों से नदारद रहे। इसके बाद से ही ऐसा माना जा रहा था कि शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पर पिछले दिनों के घटनाक्रम ऐसा संकेत दे रहे हैं कि जैसे बीजेपी अब उनसे छुटकारा ही पाना चाह रही हो। क्यों लगाई जा रही हैं अटकलें? फडणवीस की यूबीटी और एमएनएस नेताओं के साथ बैठकें, शिंदे की योजनाएं बंद करके उन्हें घेरने की कोशिश, मुख्यमंत्री ना बनाए जाने को लेकर शिंदे की नाराजगी, शरद पवार ने की शिंदे कार्यकाल की तारीफ। एक तरफ शिंदे को लेकर मनमुटाव की खबरें हैं तो दूसरी तरफ शिंदे की वजह से महाविकास अघाड़ी में मनमुटाव हो गया। दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के हाथों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस घटनाक्रम ने एमवीए गठबंधन के भीतर तनाव पैदा कर दिया है। यूबीटी सेना अपने सहयोगी एनसीपी के साथ मतभेद में दिख रही है। यूबीटी शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस आयोजन पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि ऐसे पुरस्कार खरीदे और बेचे जाते हैं। इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं जो राजनेताओं को देते हैं, खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं, किसने दिया है अवार्ड आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं जो राजनेताओं को देते हैं, खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। महाराष्ट्र में जब से चुनाव हुए हैं तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र की राजनीति पर सबकी नजर है। सबसे बड़ा कारण है सरकार और विपक्ष दोनों में ही कई पार्टियों का गठबंधन। नजरें सबकी इसी पर रहती हैं कि कब कौन कहां से टूटेगा और कब कौन कहां जुड़ेगा। दुनिया भर में जंग के बीच रूस और अमेरिका के लड़ाकू विमान भारत में अपनी ताकत दिखाने के लिए घुस गए हैं। भारत ने एक ही रनवे पर रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 यानी Su-57 के सामने अमेरिका का 5th जनरेशन लड़ाकू विमान F-35 आकर खड़ा हो गया। ये तस्वीर ऐतिहासिक है क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा है। पहली बार रूस और अमेरिका के लड़ाकू विमान किसी जगह पर आमने सामने खड़े हैं। ये दोनों लड़ाकू विमान बेंगलुरु में हो रहे एरो शो में हिस्सा लेने आए हैं। अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों को वहां नहीं भेजता जहां रूस के फाइटर जेट्स होते हैं। अमेरिका को लगता है कि रूस उसके लड़ाकू विमानों की कमजोरी पकड़ लेगा। ऐसे में अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों को रूस से छुपा कर रखता है। लेकिन भारत में पहली बार अमेरिका ने F-35 को Su-57 के सामने खड़ा कर दिया है। रूस और अमेरिका दोनों ही अपने फाइटर जेट्स भारत को बेचना चाहते हैं। अमेरिका पूरी कोशिश में था कि इस बार भारत F-35 खरीदे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि Su-57 और F-35 में कौन सा लड़ाकू विमान ज्यादा ताकतवर है। भारत को इनमें से कौन सा लड़ाकू विमान खरीदना चाहिए और भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट कब तक बनाएगा। सबसे पहले आप इन दोनों लड़ाकू विमानों की कीमत जान लीजिए। भारत को एक Su-57 की कीमत करीब 45 से 50 मिलियन डॉलर तक पड़ेगी, जबकि भारत को एक F-35 खरीदने के लिए 80 मिलियन डॉलर तक खर्च करने पड़ सकते हैं। Su-57 की स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-35 की स्पीड 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है। रूस ने दावा किया है कि Su-57 से शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल दागी जा सकती है। Su-57 गाइडेड बॉम्ब्स भी गिरा सकता है, जबकि F-35 कुछ तरीके की ही मिसाइलें दाग सकता है। भारत को लुभाने के लिए दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक ऐसा फैसला किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अमेरिका ने कहा है कि वो बेंगलुरु में हो रहे एरो शो में हिस्सा तो ले रहा है, लेकिन वो रूस के सामने अपने लड़ाकू विमानों को नहीं उड़ाएगा। अमेरिका F-35 को खड़ा करके उसकी खूबियां भारत को बताना चाहता है।
बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि एरो शो में आने से कुछ दिन पहले ही अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया था। इस घटना ने अमेरिका को इस रेस में पीछे कर दिया। बहरहाल अब सवाल है कि भारत को इन दोनों लड़ाकू विमानों में से कौन सा विमान खरीदना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को Su-50 के साथ जाना चाहिए क्योंकि Su-57 F-35 के मुकाबले सस्ता पड़ेगा। रूस ने तो भारत को Su-57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी भरोसा दे दिया। रूस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम Su-57 का निर्माण भारत में ही कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रूस भारत में ही ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है और AK-56 राइफल्स भी। रूस ने तो यूक्रेन युद्ध में Su-57 की ताकत भी दिखा दी है। एक तरफ Su-57 यूक्रेन में तबाही मचा रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका का F-35 क्रैश हो गया। वैसे आपको बता दें कि भारत ने भी 5th जनरेशन लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस लड़ाकू विमान का नाम एमका होगा। एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मगर भारत 2035 से पहले इसे नहीं बना पाएगा। ऐसे में भारत को जल्द से जल्द 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों की जरूरत है। चीन पहले ही 6th जनरेशन लड़ाकू विमानों पर काम शुरू कर चुका है, इसीलिए भारत को फैसला तुरंत लेना होगा।